नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बैंकों ने ठुकराया माल्या का 4000 करोड़ रुपए का सेटलमेंट प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माल्या 21 अप्रैल तक पेश करे संपत्ति का ब्यौरा। सिगरेट के बाद बीड़ी प्रोडक्शन भी हुआ बंद। मैन्युफैक्चरर ने कहा पिक्चर चेतावनी नियमों का पालन संभव नहीं, हर दिन 200 करोड़ के नुकसान की आशंका। किशोर बयानी ने ई कॉमर्स पॉलिसी पर उठाए सवाल। कहा ई कॉमर्स कंपनियां नियमों के साथ कर रही हैं खिलवाड़। बिग बास्केट जैसी कंपनियों को भी बताया गैर कानूनी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में पहला आईपीएल मैच कराने की इजाजत दी, लेकिन बीसीसीआई को मिलने वाले पानी की जांच के दिए आदेश। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र की खिंचाई की। आने वाले रिजल्ट सीजन को लेकर सहमा बाजार सेंसेक्स 215 पॉइंट टूटा। कंगना के वकील ने की ऋतिक रोशन की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, कहा ऋतिक कर रहे हैं कंगना की निजी जानकारी लीक। और आईआईटी की 100% से ज्यादा बढ़ी फीस। 90,000 से बढ़कर हुई 2 लाख रुपए। इसी साल से लागू नई फीस। मुंबई में आईपीएल मैच पर से संकट फिलहाल टल गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वानखेड़े स्टेडियम में मैच तय वक्त पर होगा, लेकिन बीसीसीआई को पानी की सप्लाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट के तेवर बेहद तल्ख हैं। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार इस बात की तफ्तीश करे कि आखिर बीसीसीआई को इतना पानी कहां से मिलता है। कोर्ट ने कहा कि जब मुंबई के थाने जैसे इलाके में लोग 3-3 दिन तक पानी इन्हें नहीं मिलता है तो खेल के लिए इतना पानी कैसे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैच के दौरान पानी की बर्बादी पर बीसीसीआई को फटकार लगाई। पिचेस के मेंटेनेंस ज्यादा जरूरी है या ह्यूमन लाइफ ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट अपनी पॉलिटिकल विल दिखाए कि जो ड्राउट स्ट्रिकन एरियाज हैं उसको उन तक क्या रिलीफ पहुंच रही है, उनके कॉन्टिजेंसी प्लान्स क्या हैं। इधर महाराष्ट्र में सूखे को लेकर फडणवीस सरकार चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही है। आईपीएल को पानी दिए जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद उसकी सहयोगी शिवसेना ने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ भारत माता की जय को लेकर मुख्यमंत्री जी ने सभागृह के अंदर सभागृह के बाहर बहुत ही जोर शोर से कहा कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। मगर पानी की समस्या की वजह से अगर लोगों को पानी नहीं मिला तो लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो भारत माता की जय कौन कहेगा। तो इसीलिए ये समस्या, पानी की समस्या के ऊपर ज्यादा अगर ध्यान दे तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों में सूखे और पानी के संकट पर केंद्र की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि सरकार पहले से इसके लिए तैयार क्यों नहीं हुई। अब इस मामले पर अगली सुनवाई अगले हफ्ते होनी है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से जवाब देने के लिए ज्यादा वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लचर रवैये को लेकर केंद्र को फटकार लगाई है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि जल्द ही प्रभावितों की मदद के लिए ज्यादा फंड जारी किया जाएगा। 8 लाख तालाब बनाए जाएंगे। सूखे से जनता त्रस्त है, सरकार को इस पर आगे आकर मदद करनी चाहिए, तो वो भी भगवान भरोसे बैठी है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि सूखा क्या सरकार के हाथ में है। वहीं बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि सूखे के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। भगवान ने तो दया किया तो बारिश आएगा, नहीं आए तो जो सरकार के द्वारा जो भी काम होना चाहिए वो काम होते रहते हैं। स्टेट्स पहले स्थिति को अध्ययन करके रिपोर्ट भेजना, रिपोर्ट भेजने के बाद फिर केंद्र कमेटी मीट करके कमेटी पैसा मंजूर करते हैं। सब काफी स्टेट्स ने रिपोर्ट भेजा, कमेटी का बैठक हुआ और मंजूर भी किया, पैसा भी रिलीज कर रहे हैं। ये निरंतर चलने वाले प्रक्रिया है। सूखा मेरी सरकार 1 साल रहने से तो नहीं हुआ। सूखे के पीछे जो कारण है वो जो पुरानी नीतियां हैं जिसके तहत आपने पानी के जल स्तर को नीचे जाने दिया और उसको रोकने के लिए जो चेक डैम्स बनने चाहिए थे वो नहीं बनने के कारण वो सब विषय रहे हैं। लेकिन सूखा उस समय पर आया है जब मेरी सरकार केंद्र में है और राज्य में भी है।
तो आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अब दूसरी बड़ी खबरों की ओर। 9,000 करोड़ के कर्ज में दबे माल्या के लिए एक और बुरी खबर है। बैंकों ने माल्या के 4,000 करोड़ के सेटलमेंट प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा है कि विजय माल्या 21 अप्रैल तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करे। माल्या को लगे दोहरे झटके पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और साथ ही हमारी सहयोगी ऋतु सिंह। लेकिन लक्ष्मण, आपके पास पहले आते हैं, ये बताएं कि माल्या लगातार घिरते जा रहे हैं। आज जिस तरीके से कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में विजय माल्या की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कोर्ट में बैंकों ने साफ तौर से कहा कि वो विजय माल्या के इस प्रस्ताव को, कर्ज चुकाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। उसके बाद बैंकों की तरफ से जो दलीलें रखी गई, उस दलील के आधार पर विजय माल्या के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने तीन बातों का जवाब देने के लिए कहा। पहली बात तो ये कि विजय माल्या भारत में कब आएंगे, वो कब पेश होंगे कोर्ट के सामने, इस बात की जानकारी दी जाए। दूसरी बात, विजय माल्या, उनके परिवारों के पास चल अचल संपत्ति कितनी है, अलग अलग कंपनियों में शेयर कितने हैं, उनकी कीमत कितनी है। तीसरी बात कि अगर विजय माल्या वाकई अपने प्रस्ताव को लेकर गंभीर हैं, तो कोर्ट में कुछ वो टोकन अमाउंट जमा कराएं ताकि लगे कि कर्ज चुकाने को लेकर विजय माल्या ठोस रणनीति बना रहे हैं। 21 अप्रैल को विजय माल्या की तरफ से जवाब देने के लिए कहा गया है और फिर 26 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। लेकिन ऋतु, ये बताएं कि माल्या को 9 अप्रैल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना है। अगर वो पेश नहीं हुए हैं तो किस तरह की कार्रवाई उन पर की जाएगी? किंगफिशर एयरलाइंस और आईडीबीआई के लोन के डिफॉल्ट के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विजय माल्या को 3 बार बुलाया है क्वेश्चनिंग के लिए। तीसरी हियरिंग क्वेश्चनिंग की 9 अप्रैल यानी कि सैटरडे को है। ईडी के सोर्सेज ने ये कहा है कि अभी तक ना तो विजय माल्या ना उनके किसी स्पोक्स पर्सन ने उन्हें कांटेक्ट किया है और काफी कम चांसेस लगते हैं कि विजय माल्या सैटरडे को क्वेश्चनिंग के लिए आएंगे। इसके बिहाइंड रीजनिंग ये है कि 2 अप्रैल को जब उन्होंने विजय माल्या को समन किया था, विजय माल्या का ये कहना था कि प्रायर एंगेजमेंट्स होने के कारण वो मई के महीने के पहले तक इंडिया वापस नहीं आ सकते हैं, इसलिए कम चांसेस हैं कि वो सैटरडे को क्वेश्चनिंग के लिए आएंगे। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास अगला स्टेप ये होगा कि वो पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोर्ट को मूव करें और एक नॉन बेलेबल वारंट इशू करें विजय माल्या के खिलाफ, जो फोर्स करेगा उन्हें वापस इंडिया आने के लिए और ये क्वेश्चनिंग में मौजूद होने के लिए। बट सैटरडे एक बड़ा दिन है, उस दिन हम वेट करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये कहना है कि अगर सैटरडे तक वो नहीं आते हैं तब विजय माल्या के खिलाफ क्या एक्शन लेना है वो ये सैटरडे को ही डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। पनामा पेपर्स से होने वाले खुलासे जारी हैं और लिस्ट में हर रोज नए नाम सामने आ रहे हैं। क्या इंडस्ट्री, क्या बॉलीवुड और क्या खेल, हर तरह के नाम सामने आने से हड़कंप सा मचा हुआ है। पनामा की लिस्ट में अब सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर के साथ वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत का नाम भी शामिल हो गया है। पनामा पेपर्स से सामने आया है कि मार्च 2010 आईपीएल की पुणे फ्रेंचाइजी हासिल करने के लिए 10 लोगों का ग्रुप बनाया गया था और इसी ग्रुप में सैफ, करीना और वेणुगोपाल का नाम शामिल है। पनामा पेपर लीक्स में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम आने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में अमिताभ को बाघों की रक्षा के लिए शुरू किए गए कैंपेन सेव टाइगर के ब्रांड एम्बेसडर पद से हटाने की मांग की है। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि अमिताभ बच्चन का नाम पनामा पेपर लीक में आया है और आइसलैंड के प्रधानमंत्री का भी नाम आया था, जिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये एक गंभीर विषय है और अमिताभ को पद से हटाया जाना चाहिए। साथ ही उनकी आईआईएफसी एडवाइजरी काउंसिल की सदस्यता भी रद्द करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स में 100% एफडीआई का रास्ता साफ होने के बाद रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एसोसिएशन का आरोप है कि ई कॉमर्स प्लेयर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे में 100% एफडीआई का रास्ता साफ किए जाने से रिटेलर्स को और नुकसान होगा। इस पूरे मामले पर रिटेल एसोसिएशन ने ऐतराज जताते हुए वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी भी लिखी है। एग्जीक्यूशन में अभी 7 दिन ऑलरेडी ये पॉलिसी बाहर आई है और अभी तक हमने ये देखा है कि जो भी पॉलिसी के रूल्स रेगुलेशंस लाए गए हैं अभी इस घंटे तक बरकरार नहीं है, वो ब्रेक किए जा रहे हैं और अगर रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ एक्शन उसके ऊपर होना चाहिए और इसीलिए हम मांग रहे हैं कि आप एग्जीक्यूशन के लिए और एक्शन के लिए कुछ प्रबंध कीजिए। इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता राधिका कुमार ने फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बयानी से खास बात की।
बिग बास्केट जैसे इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के खिलाफ कुछ कहा, आज भी कहा है कि दे आर फ्लाउटिंग रूल्स। तो क्यों हो रहा है, मतलब क्या है इसके पीछे? बट आप देखिए, अगर जितना बहस इंडिया में हुआ है एफडीआई को लेके, वो हमेशा हुआ है किराने की दुकान पे। एंड आप ये देख रहे हैं कि किराने की दुकान है बिग बास्केट, जो कि साग सब्जी ग्रोसरी बेचता है, फॉरेन मनी से काम कर रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली इलीगल। एक तरह से देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो एफडीआई पॉलिसी है आपके लिए भी एक अच्छा मौका है कि ऑनलाइन में अपना बिजनेस बढ़ाए, इस मौके का फायदा उठाएं? बट आप समझिए कि 95% बिजनेस आज भी फिजिकल रिटेल से ही होता है। तो ये तो जब टेक्नोलॉजी यूजेज से बिजनेस जो करना है वो आज हम आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। तंबाकू उत्पादों को लेकर सिगरेट ही नहीं, अब बीड़ी उत्पादकों में जोरदार उबाल है। उन्होंने बीड़ी उत्पादन को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वो पैकेट के 85% हिस्से पर चित्र चेतावनी नहीं छाप सकते हैं। ऑल इंडिया बीड़ी इंडस्ट्री फेडरेशन ने कहा है कि चित्र चेतावनी छापने को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना बीड़ी उत्पादकों के लिए मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि 50% हिस्से पर वो चित्र चेतावनी छाप सकते हैं। साथ ही गोल्डन टोबैको बीड़ी बनाने वाली शेयर बाजार में कंपनी लिस्टेड है। क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है? पाकिस्तान पहले जांच के नाम पर एक टीम भारत भेजता है और फिर वो वापस इस्लामाबाद जाकर बेबुनियादी बातें करती है। इसके बाद कहा जाता है कि एनआईए की टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कश्मीर कार्ड भी चला दिया है। बासित का कहना है कि कश्मीर की वजह से दोनों देशों में भरोसे की कमी है। हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के मुताबिक फिलहाल भारत और पाकिस्तान में शांति प्रक्रिया निलंबित है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद नई दिल्ली से बेहतर रिश्ते चाहता है। The Kashmir Jammu and Kashmir disputes, fair and just resolution is a must. And attempts to put it on the back burner from our perspective will be counterproductive. वहीं कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी मनमानी पर उतर आया है और ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ सरकार को सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान कहीं न कहीं हमारे ऊपर जो है स्कोर कर रहा है, हमसे ज्यादा जो है उनकी डिप्लोमेसी कामयाब हो रही है और हम इस मामले में पिट रहे हैं। तो हमें जो है भारत को इस मामले में सख्त रखना है। जब वो चाहते हैं तब कहते हैं पीस प्रोसेस है, जब वो चाहते हैं कि पीस प्रोसेस नहीं होना चाहिए तो उस समय बंद कर देते हैं। तो इससे कहीं न कहीं भारत जो झुक रहा है, भारत को नहीं झुकना चाहिए। एचआरडी मिनिस्ट्री ने आईआईटी की फीस 90,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। ये फैसला आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर देवांग खाखड़ की अगुवाई में बनी सब कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए फीस पूरी तरह से माफ होगी। साथ ही ऐसे परिवार जिनके परिवार की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, उनकी फीस 66% तक माफ होगी। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ज्वेलर्स के आगे नहीं झुकेगी सरकार, जेटली की ज्वेलर्स को खरी जेटली से एक्सक्लूसिव बात इस ब्रेक के बाद। टाटा स्टील के यूके के बिजनेस को खरीदने में 3 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। जिन कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें ग्रेबल लिबर्टी हाउस भी शामिल है। संभावित खरीदार अगले हफ्ते तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजेंगे और तभी यूके बिजनेस के वैल्यूएशन को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी। खरीदारों को अपनी बोली के साथ बिजनेस के टर्न अराउंड के प्लान भी यहां देने होंगे और टाटा स्टील को उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक खरीदारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे। टाटा स्टील के यूके कारोबार को खरीदने की रेस में शामिल कंपनी लिबर्टी हाउस के सीईओ संजीव गुप्ता ने हमारे संवाददाता संजय सूरी से खास बातचीत में कहा कि अगर वो कारोबार खरीदते हैं तो कुछ बुनियादी बदलाव करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी नौकरी नहीं जाएगी। What it will change is the hot end. It will not change the rolling mill and all the downstream businesses and all the other downstream plants. But what it would change over time would be the hot end, i.e. the blast furnaces going to arc furnaces. And it will require capital and it will require a lot of change, yes. But for the workers, what it means is that it will require retraining from one way of making steel to another. Retraining but not retrenchment. That is correct. Retraining but not retrenchment. And that is the entire workforce? That is the intention, yes. एक्साइज ड्यूटी के विरोध में आंदोलन कर रहे ज्वेलर्स को वित्त मंत्री ने 2 टूक जवाब दिया है। ईटीवी के संपादक जगदीश चंद्रा से खास बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि गोल्ड ज्वेलरी से एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं होगी। आम आदमी की चीजें
उन पे टैक्स लगता है और टैक्स से समाज चलता है, टैक्स से विकास होता है। अब कोई औचित्य नहीं बचा कि लग्जरी गुड्स को टैक्स से बाहर रखा जाए। और जहां तक हैरेसमेंट का सवाल है, जो सुझाव आएगा मैं उसको मानूंगा। हमने यहां तक अब हर राज्य ने वैट लगाया हुआ है गोल्ड पे, तो जो वैट जितने पे आप दे रहे हो उतने पे एक्साइज दे दो। गोल्ड एकमात्र कमोडिटी है जिसपे हमने ये सुविधा दे दी कि कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन दीजिए। जितनी मात्रा पे आपने वैट दिया है उसका सेल्फ सर्टिफिकेशन दीजिए। अब बनावटी सपनों के आधार पर आंदोलन चले तो देश उसके आधार पर नहीं चल सकता। करीब 1.25 महीने से चल रही ज्वेलर्स की हड़ताल ने अब शादी ब्याह के लिए गहने खरीदने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे लोगों को ना सोने के गहने मिल रहे हैं और ना चांदी के। देखिए अहमदाबाद से मनीष देसाई की रिपोर्ट। अहमदाबाद की हिना शाह अपने परिवार के साथ इन दिनों शहर के सबसे पुराने और बड़े ज्वेलरी बाजार मानेक चौक में ज्वेलरी की दुकान खोज रही हैं। लेकिन यहाँ बाजार बंद है और उनके लिए ज्वेलरी खरीदना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है। मेरी लड़की की शादी है और मुझे ज्वेलरी लेनी है, पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सब दुकानें बंद है ज्वेलर्स की, और जो ट्रेडिशनल ज्वेलर्स थे हमारे वो भी बंद है। तो अभी परेशानी ये है कि हम लोग ज्वेलरी ले तो कहाँ से ले। शादी के इस सीजन में न केवल हिना शाह बल्कि गुजरात में कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें या तो सोना या ज्वेलरी खरीदनी है, लेकिन हड़ताल के चलते वो गहने नहीं खरीद पा रहे। महीने पहले सोना चांदी का भाव 30,000 था, अभी तो 28,000 है। तो मेरा लड़का का मैरिज है अगले महीने में, तो अभी क्या करना, ज्वेलरी की दुकान बंद है तो सोना चांदी का दागिना मिलता नहीं है, तो मैं क्या करूं। आमतौर पर शादी जैसे मौके पर लोग 1 या 2 महीने पहले ही सोना खरीदते हैं, लेकिन ज्वेलर्स भी अपने पुराने ग्राहकों की कुछ मदद नहीं कर पा रहे। शादी ब्याह के इस सीजन में ज्वेलर्स के लिए इधर कुआं इधर खाई वाली समस्या है। एक तरफ जहां 1.25 महीने की स्ट्राइक के कारण उनके कारोबार को लाखों का नुकसान हुआ है, वहां वो अपने पारंपरिक ग्राहक भी अभी गंवा रहे हैं। और आम आदमी के लिए समस्या है कि शादी ब्याह के मौसम में वो अपने बेटे या बेटी के लिए गहने कहां से लाए। मनीष देसाई, अहमदाबाद। बात करते हैं अब शेयर बाजार की, जहां ट्रेड पॉलिसी से नाउमीदी और आने वाले रिजल्ट सीजन के खराब रहने की आशंका ने आज बाजार को गिरावट की ओर खींच दिया। आज बाजार खुलते ही गिरावट इसमें हावी हो गई थी, जो पूरे दिन का यहां बरकरार रही और आखिर में सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% गिरकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स में आज 215 पॉइंट की हमने गिरावट देखी और वो 24,685 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में 70% की गिरावट रही और 7,546 पर यह बंद हुआ है। बैंक शेयर आज भी गिरावट का शिकार हुए और बैंक इंडेक्स करीब 0.5% से ज्यादा आज गिरकर बंद हुआ है। आज जिन सेक्टर्स ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया उनमें कंज्यूमर गुड्स इंडेक्स 2% से ज्यादा गिरा है। ऑटो और कैपिटल गुड्स में भी हमने देखा कि 1.25% से ज्यादा की गिरावट रही। आज आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंची। मुंबई इंडियन की प्रमोटर नीता अंबानी ने बीएसई की ओपनिंग बेल बजाई और उनके साथ टीम के कोच रिकी पॉन्टिंग और कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। 9 अप्रैल से आईपीएल सीजन शुरू हो रहा है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी इक्विटास होल्डिंग का आईपीओ सुपरहिट रहा है और आखिरी दिन मिले शानदार रिस्पांस के चलते आईपीओ यहां पर लगभग 17 गुना सब्सक्राइब हुआ है और इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा 15 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जबकि एचएनआई का हिस्सा 57 गुना भरा है। हालांकि रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी थोड़ी कम दिखाई दी है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा यहां पर 1.25 गुना भरा है। आईपीओ के जरिए कंपनी 2177 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और इशू का प्राइस बैंड 109 से 110 रुपए का था। राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के मकसद से मध्य प्रदेश में इस साल अक्टूबर में एक बार फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है और इस समिट में ज्यादा से ज्यादा देश हिस्सा लें। इसके लिए दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 80 देशों के राजदूतों से मिले और इसलिए हम लोग जो मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में 22 और 23 अक्टूबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद पहल की है। उन्होंने दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में 80 देशों के राजदूतों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के अच्छे मौके हैं और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है। साथ ही उद्योगपतियों को अच्छी फैसिलिटीज के साथ साथ टैक्स रिबेट का वादा भी मुख्यमंत्री ने किया। 3 चीजों के लिए इन्वेस्टर समिट हम कर रहे हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज है उनके बारे में जानकारी देंगे। दूसरे, मध्य प्रदेश में जो अपॉर्चुनिटीज है
उनके बारे में हमने बताया है। और तीसरे वहाँ एक प्लेटफॉर्म होगा वो जहाँ B2B मीटिंग भी हो सकती है, B2G मीटिंग भी हो सकती है, G2G मीटिंग भी हो सकती है और कई चीजें की आउटलाइन वहाँ बन सकती है। देश में हर राज्य विदेशी निवेश को अपनी तरफ खींचना चाहता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखा जा रहा है। Mexico has a few companies already in Madhya Pradesh. The companies are very content and happy with the services they have, with the infrastructure that a state like this one has. It creates an opportunity of networking. It creates a very good interactive sessions, B2B, B2G, G2G, and try to enhance the ongoing business relation. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करने की कोशिश की और सभी राजदूतों को 22 अप्रैल से शुरू हो रहे सिंहस्थ कुंभ मेले में शामिल होने के लिए न्योता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। एप्पल के सेकेंड हैंड आईफोन देश में बेचने की योजना मुश्किल में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एप्पल के इस प्रस्ताव पर अब आईटी डिपार्टमेंट ने भी आपत्ति जताई है। क्या थी एप्पल की योजना और क्यों इस पर सरकार को आपत्ति है, बता रहे हमारे संवाददाता रोहन सिंह। एप्पल ने भारत में अपने पुराने आईफोन्स बेचने और उसे ठीक करने का प्लांट खोलने की इजाजत मांगी है। कैसे होगा ये? पूरी दुनिया से सेकेंड हैंड आईफोन्स मंगाए जाएंगे भारत में, इन्हें रिफर्बिश किया जाएगा और भारत और विदेशों के बाजार में इसे बेचा जाएगा। लेकिन एप्पल की इस प्लानिंग ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने चिंता जताई है कि कहीं इसकी वजह से भारत ई कचरे का डंपिंग ग्राउंड तो नहीं बन जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय को भी कुछ ऐसी ही चिंता है। इस बारे में जब हमने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की तो उनका कहना था कि इस मामले का निर्धारण अब एक्सपर्ट्स का एक समूह करेगा। नहीं, इस पर चर्चा वहाँ एक्सपर्ट्स में होगी, उसकी रिकमेंडेशन आने के बाद फैसला करेगा। मगर एप्पल के इस प्लान से सिर्फ सरकार चिंतित नहीं है। भारत की घरेलू हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भी इसका विरोध कर रही हैं। उनका मानना है कि अगर भारत में एप्पल के सेकेंड हैंड आईफोन आते हैं तो इससे घरेलू बाजार प्रभावित होगा। काफी कंपनियां जो प्रपोज कर रही हैं सरकार को कि वो सेकेंड हैंड फोन लाना चाहती है बेचने के लिए, उसके लिए हम अगेंस्ट है इंडस्ट्री में और एसोसिएशन में। वो इसलिए क्योंकि देखिए सरकार ने बहुत अच्छे रूल्स लगाए हैं कि ई वेस्ट यहाँ पर डंपिंग नहीं होनी चाहिए और हर फोन के आज आपको पता है BIS अप्रूवल मैंडेटरी है सो दैट कि सरकार क्वालिटी मॉनिटर कर सके, जो बिक रहा है कंट्री में वो नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। अगर आप सरकार अलाउ करती है ये रिफर्बिश फोन लाने के लिए तो उससे क्वालिटी पे कोई हमारा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इन्हीं चिंताओं की वजह से सरकार ने एप्पल को अपना प्लान विस्तार से बताने को कहा है, यानी कि कितने सेकेंड हैंड आईफोन वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, कितना बड़ा प्लांट होगा और क्या दुनिया में कहीं और भी इस तरह का कोई प्लांट है। लेकिन तब तक सरकार के अंदर और बाहर के विरोध की वजह से एप्पल का ये प्लान ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। रोहन सिंह, दिल्ली। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच खाई बढ़ती जा रही है। कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन के खिलाफ मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। कंगना ने ऋतिक पर उनकी निजी जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ऋतिक की गिरफ्तारी की मांग भी की है। काफी सारी पिक्चर्स और ईमेल्स और कुछ मटेरियल देखे जो ऋतिक ने रिसीव किए हैं उनके करेक्ट ईमेल आईडी पे फ्रॉम माय क्लाइंट, और वो मेरे क्लाइंट का पहलू जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनको क्या कहना है इस बारे में। तो मेरी क्लाइंट तो बिल्कुल शॉक हो गई ये सुनते के साथ कि ऋतिक ने ऑलरेडी इस तरीके की हरकत चालू कर दी है जो क्रिमिनल ऑफेंस है और इस तरीके की चीज होनी नहीं चाहिए थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है ये जानने के लिए मैंने एक कमिश्नर ऑफ पुलिस को बोला है कि अगर ये ऐसी हरकत हुई है तो इमीडिएटली एक्ट करें और अगर नहीं हुई है तो प्रिवेंट करें। अब ओला और उबर की टैक्सी आप कभी भी इस्तेमाल करें, आपको ऊंचे किराए का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हो रही है कर्नाटक से, जहां सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स की सर्च प्राइसिंग पॉलिसी पर रोक लगा दी है। सर्च प्राइसिंग के तहत पीक आवर्स के दौरान टैक्सी एग्रीगेटर्स कस्टमर से 2 गुने से लेकर 5 गुने तक चार्ज करते हैं। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।